हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास में हमने, जो कि क्लास नंबर 25 थी, उस क्लास में डिस्कस किया था हमने लेबर के स्टेजेस के बारे में। क्लियर। लेबर को हम लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नॉर्मल लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेबर में क्या क्या टर्म्स आते हैं, लेबर की कितनी स्टेजेस होती हैं, कौन से स्टेज में क्या चीज़ परफॉर्म होती है, ये सब हमने लास्ट क्लास, विगत क्लास में पढ़ लिया था। आज हमारी जो क्लास है वह लेबर की अंतिम क्लास है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि लेबर की कौन सी अवस्था के दौरान कौन सा इवेंट होता है, मतलब कौन सी प्रक्रिया घटित होती है। दूसरा, उस पहली या दूसरी स्टेज के दौरान जो भी स्टेज है उसमें मैनेजमेंट हम क्या करते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हमारी इस क्लास में डिस्कस करे जाने हैं। बोले तो हम जो बात करेंगे वो सब किसके रिगार्डिंग होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा, हम इसके अंदर जो बात करने वाला है बेटा जी, वह सब आपके लेबर के स्टेजेस में होने वाले इवेंट के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इवेंट से हम स्टार्ट करते हैं। इवेंट में मैं एक एक स्टेज की बात करूंगा। इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज। क्लियर। सबसे पहले मैं पहली स्टेज की बात कर रहा हूं, जो आपके लेबर की पहली अवस्था होती है, उसमें कौन कौन से इवेंट घटित होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, नंबर फर्स्ट इसमें फंडल डोमिनेंस। नंबर पहला होता है फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस, इसका मतलब यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वह कहाँ से प्रारंभ होते हैं, तो जवाब होगा फंडस के वाले भाग से, यूट्रस के, और इसे फंडल डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो इसके कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से, स्टार्टेड फ्रॉम, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड फ्रॉम फंडस पार्ट। क्लियर। फंडस पार्ट, फंडस वाले पार्ट से स्टार्ट होते हैं और उसे बोलते हैं ट्यूबल ऑस्टिया। उसका नाम होता है ट्यूबल ऑस्टिया, ट्यूबल ऑस्टिया। इसे बोलते हैं पेसमेकर ऑफ यूट्रस, जहां से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होते हैं। क्लियर। यानी कि इसे बोलते हैं पेसमेकर ऑफ यूट्रस, पेस मेकर ऑफ यूट्रस। क्लियर। मतलब यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन है उनका प्रारंभ, उससे स्टार्टिंग कहां से होती है, ट्यूबल ऑस्टिया से या फंडस पार्ट में ही पाया जाता है। क्लियर। ये क्या करता है, इनिशिएट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनिशिएट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यह यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट इसके रिगार्डिंग, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्लोली नीचे चलते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मूव टुवर्ड्स सर्विक्स। चालू तो फंडस से होते हैं लेकिन धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आते रहते हैं। क्लियर है। यह जो आपका कंडीशन है यह कहलाती है सबसे पहला फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस का मतलब फंडस पार्ट डोमिनेंट रहता है यूट्रस का, वहां से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कौन सी साइंटर से स्टार्ट होंगे, जवाब होगा ट्यूबल ऑस्टिया से, जिसे पेसमेकर ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं, और वहां से मूव करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो डिलीवरी का प्रोसेस है, इवेंट फर्स्ट है, वह यही होने वाला है। सबसे पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही प्रारंभ होंगे, उसी के बाद ही काम होने वाला है। इसके अलावा और बात बोल रहा हूं मैं कि फंडस पार्ट ज्यादा सेंसिटिव होता है, फंडस पार्ट more sensitive towards oxytocin। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा काम करता है फंडस पे, बिकॉज फंडस कंटेन more oxytocin receptors। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स है बेटा जी, वह भी ज़्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ज़्यादातर भाग, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपर पार्ट में होते हैं, फिर वो मूव करेंगे डाउनवर्ड्स। क्लियर। तो ये पहला इवेंट घटित हुआ जो कि तुम्हारी स्टेज नंबर पहली में होती है। दूसरा, सेकेंड इवेंट देखिएगा इसका, पहली स्टेज में और क्या देखने को मिलता है, जवाब होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, यूट्राइन
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन यह भी बहुत जरूरी है, एक भाग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और दूसरा भाग रिलैक्स करना चाहिए, अदरवाइज दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वह यूट्राइन पोलैरिटी मेंटेन नहीं होगी, बच्चा डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो अपर वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट करे तो नीचे वाला भाग रिलैक्स करना चाहिए, यह क्या कहलाता है? यूट्राइन रिट्रैक्शन। चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन में मैं बोलूंगा कि अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज contracted and lower part of uterus is relax। मतलब ऊपर वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट करे और नीचे वाला भाग रिलैक्स करे तो ही तो नॉर्मल काम होगा। यूट्रस अपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे से रिलैक्स होता रहेगा तो ऊपर का प्रोडक्ट नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? यह होना चाहिए। दोनों भागों की कंडीशन मैं तुम्हें बता रहा हूं। यूट्रस में देखिएगा, यह तुम्हारा यूट्राइन कैविटी है। यूट्राइन कैविटी में जो ऊपर वाले भाग हैं, यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं बेटा वो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स हैं, लेकिन जो नीचे की तरफ होते हैं यहाँ पर वह सर्कुलर फाइबर होते हैं। क्लियर? यह यूट्रस का अपर यूट्राइन सेगमेंट है, यह यूट्रस का लोअर यूट्राइन सेगमेंट है। क्लियर? दोनों में अंतर होता है। यह जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट तुम्हें दे रखा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इस लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर ध्यान दीजिएगा सर्कुलर मसल फाइबर्स है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स हैं, ये एक्टिव होते हैं, ये पैसिव होते हैं। इन अपर यूट्राइन सेगमेंट का स्थान छोटा होता है, छोटा स्मॉल साइज का है, ये लार्ज साइज का होता है। ये दोनों देखने को मिलते हैं हमें किसके अंदर? तो जवाब होगा तुम्हारा दोनों में डिफरेंस। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। अपर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वह एक्टिव होता है, यह एक्टिव है, और यह पैसिव होता है। यह एक्टिव है तो यह पैसिव होगा। यह कॉन्ट्रैक्टेड होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, तो यह रिलैक्स होगा, यह रिलैक्स होगा। इसमें कौन से मसल फाइबर होते हैं? तो अपर में लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर इसमें होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें कैसे होंगे? तो जवाब होगा सर्कुलर मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर। क्लियर है? मतलब एक तरफ ऊपर वाले भाग में मैंने देखा तो आपको नजर आएगा कि ऊपर वाला जो भाग है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स हैं, और जब मैंने नीचे वाले को देखा तो यहाँ नजर आएगा तुम्हें कि ऐसे कैसे होंगे? तो यहाँ सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। क्लियर? इसके अलावा ऊपर वाला जो भाग होता है वह शॉर्ट और थिक होता है, यह भाग शॉर्ट होता है, यह धीरे धीरे लॉन्ग होता जाएगा। यह वाला जो भाग है, यह यहाँ पर जो मसल फाइबर हैं वह थिक होते हैं, यहाँ मसल फाइबर थिन होते हैं। ये सारे का सारा बेसिक डिफरेंस होता है जो दोनों में देखने को हमें मिल जाता है। बोले तो अपर पार्ट एंड लोअर भाग में ये देखने को मिल जाता है। दिस कंडीशन इज नॉन एज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। मतलब कहने का मतलब ऊपर वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे वाला भाग रिलैक्स करता है, और इससे कंडीशन बनती है, उसे बोलते हैं बकेट होल्डिंग फैशन। इसे बोलते हैं बकेट होल्डिंग फैशन, बकेट होल्डिंग फैशन, बकेट होल्डिंग फैशन। बाल्टी को जो हम पकड़ते हैं वह वाला बकेट होल्डिंग फैशन। क्योंकि आप देखिएगा बाल्टी में क्या होता है, ऊपर तो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर होते हैं और नीचे की तरफ ऐसे बाल्टी में क्या होता है, सर्कुलर फाइबर। ऐसा का ऐसा तुम्हारे यूट्रस में होता है। तुम्हारा यूट्रस जो होता है उसमें ऐसी अवस्था पैदा होती है, ऊपर की तरफ कौन से फाइबर होते हैं? तो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, और नीचे कैसे होते हैं? सर्कुलर फाइबर्स। इस फैशन का नाम होता है बकेट फोल्डिंग फैशन। मतलब अपर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स एंड लोअर सर्कुलर फाइबर्स, दोनों को जब देखेंगे तो लगता है बकेट होल्डिंग फैशन। बाल्टी को हैंग करते हैं वैसी वाली पोजीशन नजर आती है, क्योंकि बाल्टी ऐसी होती है, याद रखिएगा
जो हमारा नॉर्मल बाल्टी होती है वह इस प्रकार की फैशन में होती है। यह तो बाल्टी होता है और उस ऊपर से इसका हैंडल होता है, हैंडल ऐसे ऐसे, इसी तो बाल्टी बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बकेट होल्डिंग फैशन। तो इसलिए यहाँ इसे इसी का नाम होता है बकेट होल्डिंग फैशन। इसके अलावा एक तीसरा इवेंट बता रहा हूँ, कॉल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन हो गया, यूट्राइन पोलैरिटी, यूट्राइन पोलैरिटी। यूट्राइन पोलैरिटी का मतलब भी सुनिएगा क्या होता है, क्लियर, बैलेंस बिटवीन अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अगर इन दोनों में बैलेंस है, अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बैलेंस बना हुआ है, तो वह यूट्राइन पोलैरिटी कहलाता है। इसका मतलब वही बैलेंस की बात कर रहा हूं, जब ऊपर वाला कांटेक्ट करे तो नीचे वाला रिलैक्स करना चाहिए, क्लियर। यानी अपर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज रिलैक्स्ड। यह अवस्था कहलाती है तुम्हारी यूट्राइन पोलैरिटी। मतलब जब भी यूट्रस कांटेक्ट करे तो ऊपर वाला भाग जैसे ही कांटेक्ट करना प्रारंभ करे तो नीचे वाला भाग रिलैक्स हो जाना चाहिए। इसका मतलब यूट्रस की पोलैरिटी मेंटेन हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब अगर दोनों भाग एक साथ कांटेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे यूट्रस कांटेक्ट सही से नहीं कर रहा है, यूट्राइन पोलैरिटी मेंटेन नहीं हो रही है, बच्चे की डिलीवरी नहीं होगी, क्लियर। तो ये तीसरी इवेंट हो गया। इसके नंबर फोर्थ, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, क्लियर। एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, यह एक रिंग बना लेती है। अम्बिलिकल कॉर्ड formed a ring near the neck of fetus। बच्चे के गर्दन के आसपास एक रिंग बनी होती है, यह कहलाता है फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। नॉर्मल है ये, क्योंकि वो चारों तरफ वही रहेगी, लेकिन अगर यह एबनॉर्मल हो जाए तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, इसी का नाम हम एबनॉर्मल कंडीशन में पैथोलॉजिकल या बैंडल्स रिंग बोलते हैं। बैंडल्स रिंग, क्लियर, बैंडल्स रिंग। इसका मतलब एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, आपका जो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग था उसकी एबनॉर्मल कंडीशन ही कहलाती है तुम्हारी बैंडल्स रिंग। इसमें क्या होगा, एंड कोज, ये क्या कोज करेगी, एंड कोज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, याद रखिएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कर देगी। बच्चे की गर्दन के चारों तरफ एकदम रैप हो जाएगी और बच्चे की डिलीवरी नहीं करने देगी। चारों तरफ बच्चे के आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, नेक के चारों तरफ अम्बिलिकल कॉर्ड फंस गई है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, वह कहलाता बैंडल्स रिंग। जो नॉर्मल थी वह एबनॉर्मल बदल जाएगी तो उसे पैथोलॉजिकल बोल देंगे। जब तक वो नॉर्मल है तब तक फिजियोलॉजिकल कहलाएगी, जब एबनॉर्मल हो जाएगी तो पैथोलॉजिकल कहलाएगी। उसी का नाम बैंडल्स रिंग होता है, क्लियर। इसके अलावा एक और इवेंट यहाँ घटित होता है, उसका नाम है आपका फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये सब पहली अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ, स्टेज फर्स्ट की। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, क्लियर। सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स दो प्रकार के आते हैं। मानो ये आपका बेबी है, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बनती है यह
यह कहलाती है फॉर वाटर, और पीछे की तरफ जो बनती है यह कहलाती है हिंड वाटर। तो दो मेम्ब्रेन बनती है बैग ऑफ मेम्ब्रेन में, फॉर और हिंड। याद रखिएगा, जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन होती है इसमें दो प्रकार की मेम्ब्रेन हमें दिखाई देती हैं, फॉर और हिंड। क्लियर? पीछे की तरफ हिंड होता है और आगे की तरफ फोर होता है। याद रखिएगा, रप्चर कौन सी होती है पहले, तो आपका फोर वाला पहले रप्चर होगा, याद रखिए, और हिंड वाला बाद में रप्चर होता है। यह रप्चर पहले होगा, रप्चर फर्स्ट आगे होता है, इसलिए यह सबसे पहले रप्चर होता है। यह वाला जो बैग ऑफ वाटर है ये पहले रप्चर होगा। याद रखिएगा, रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर कौन सी अवस्था में? वाटर इज इन सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की दूसरी स्टेज जो आएगी उसी के अंदर जाके यह रप्चर होंगे। याद रखिएगा, पहली स्टेज जो होती है उसके अंदर ये रप्चर नहीं होते हैं, उस समय इंटैक्ट रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में यह रप्चर नहीं होंगे, दूसरी अवस्था में जाके रप्चर होते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, इन फर्स्ट स्टेज बैग ऑफ वाटर आर इंटैक्ट, बैग ऑफ वाटर इज इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, रप्चर नहीं होंगे। क्लियर? रप्चर कब होते हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा ये रप्चर होते हैं जब सेकंड अवस्था स्टार्ट होगी। ये सारा का सारा मैंने पहली अवस्था के इवेंट बोले हैं, फंडल डोमिनेंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग या पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग्स। दिस ऑल आर द स्टेजेस ऑफ इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट इज द इवेंट ऑफ सेकंड स्टेज। इवेंट ऑफ सेकंड स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर की दूसरी स्टेज के दौरान क्या क्या घटित होने वाला है उसका एक सीरियल क्रम होता है, याद रखिएगा, इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ईद फिशर ईद, ईद फिशर ईद, ईद फिशर ईद, इससे आपको याद होगा ईद फिशर ईद। दीज आर द टोटल स्टेप्स। सबसे पहला होता है ई फॉर एंगेजमेंट, ई बराबर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट सबसे पहले होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब फीटल हेड कहाँ आ गया है? जीरो स्टेशन पर। क्लियर? फीटल हेड ऑन जीरो स्टेशन। जब वह जीरो स्टेशन पर आ जाता है तो यह अवस्था कहलाती है एंगेजमेंट। क्लियर? दूसरा सेकंड डिसेंट, डी बराबर डिसेंट। डिसेंट लगातार होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह एक पूरे लेबर के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, जो फीटल पार्ट है वो नीचे की तरफ मूव करता है, फीटस मूव टुवर्ड्स द सर्विक्स, फीटस मूव टुवर्ड सर्विक्स। बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, वरना तो डिलीवरी कैसे कराएंगे? तो जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जाता है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट करना डिसेंट कहलाता है। नंबर तीसरा फ्लक्शन। फ्लक्शन बच्चे की नॉर्मल पोजीशन अंदर होती है, फ्लक्शन। क्लियर? तो मैंने बोला था ये भी फ्लक्शन पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे। यह फ्लक्शन मेंटेन होता है बेबी या फीटस ऑर्गन आर इन फ्लक्शन पोजीशन, इन फ्लैक्स्ड पोजीशन। क्लियर? इसके लिए दो चीजें काम करती हैं, मूवमेंट काम करते हैं। ऊपर की तरफ से फंडस कांटेक्ट करेगा और बोलेगा नीचे चलो, और नीचे की तरफ पैल्विक फ्लोर का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, दोनों एक दूसरे पे कांटेक्ट करेंगे और बच्चा बीच से फंस जाता है और वह मुड़ जाता है। क्लियर? इसे बोलते हैं फ्लक्शन। इसके दो कारण हैं, इसके कारण बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। तो
fundus creates downward pressure creates downward pressure and pelvic floor creates resistance. That's why baby comes in flexion position. बच्चा कौन सी पोजीशन में आ जाता है? फ्लेक्शन पोजीशन में मुड़ जाता है बच्चा। क्लियर? ऊपर की तरफ से हमने देखा कि डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है, एक यो प्रेशर आता है। देखो ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, यह तुम्हारा यूट्रस है, यहां तुम्हारा बेबी है, एक तो इधर से प्रेशर आ रहा है ऐसे और एक इधर से, तो बच्चा क्या करेगा? बीच में घूम जाएगा और मुड़ जाता है ऐसे। तो इस पोजीशन का ही नाम हम कहला देते हैं फ्लेक्शन। दैट मीन्स वह बच्चा फ्लेक्शन पोजीशन में आ जाता है दोनों की वजह से। तो ऊपर से तो बोलते हैं नीचे चलो, और नीचे वाले जाने नहीं देते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं, जाने का रास्ता बंद है पेल्विक फ्लोर की वजह से। तो इस वजह से वह फ्लेक्शन पोजीशन में आ जाता है। देन उनके बाद में ईद फिशर ईद एफ आई, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। नंबर 4, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। जब हेड की बात करूंगा तो इंटरनल रोटेशन होगा, इसका कारण होगा टू होल्ड occiput below the symphysis pubis, मतलब जो ऑक्सीपिटल रीजन है उसे सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे लाने के लिए ही इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होता है। बॉडी और हेड दोनों घूमते हैं, याद रखिएगा। मैंने एक बात याद रखना है, ऐसे याद रखिएगा, बच्चे का 2 मूवमेंट होता है। विजाइना में घुमाव है, घूमने के लिए पहले हेड घूमेगा फिर बॉडी घूमेगी। ऐसे याद रखो, बच्चा एक ट्रक है और ट्रक का पीछे वाला स्थान तो बॉडी कहलाती है, आगे वाला जो मुंह होता है घुमाने वाला वह इसका हेड है। तो जब किसी ट्रक को किसी गली में जाना होता है, घूमना होता है, तो पहले हेड घूमता है फिर बॉडी घूमती है। लेकिन हेड और बॉडी में हर बार एक घुमाव होता है, ट्विस्ट रहता है, दोनों में एक मतलब 1:8 डिग्री यानी 45 डिग्री का घुमाव होता है। जब किसी घुमाव में घूमता है तो ट्रक तो घूम चुका होता है और बॉडी अभी वहीं रहती है रोड पे ही। तो इसका मतलब ऐसा ही सेम वहां डिलीवरी के समय होता है, सीधे रास्ते से आ रहे हैं लेकिन वेजाइना घूमी हुई है। तो वेजाइना में जब घुसता है, जब बाहर निकलने वाला होगा तो उस समय पहले बॉडी को घुमा, आपका हेड घूमेगा, हेड जाएगा उसके नीचे और फिर डिलीवरी करवा वह बाहर निकलने का प्रयास करेगा, फिर पीछे पीछे बॉडी आएगी। तो दोनों में एक 1:8 यानी 45 डिग्री का अंतर होता है घुमाव के लिए। इसको मैं आपको समझा भी सकता हूं, ध्यान से रखिएगा। जैसे मैं इसकी एक सारणी तुम्हारे सामने बना रहा हूं ताकि तुम्हें याद होगा। पहला मैं हेड का मूवमेंट कराऊंगा और फिर बॉडी का, दोनों के अंदर अंतर होता है, याद रखिएगा। बॉडी एक कदम पीछे होती है, हेड एक कदम आगे होता है। डिलीवरी कहां से करानी देखिएगा, सबसे पहले जहां से डिलीवरी होनी है वहां का नाम मैं बोल रहा हूं, मानो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और लेफ्ट राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये मैंने पोजीशन में बताया था, बिल्कुल सिम्फाइसिस प्यूबिस के दोनों साइड में होती हैं। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर से अगर हेड घूमेगा तो इसका मूवमेंट होगा 1:8 यानी कि 45 डिग्री का एंगल होना वाला है। यहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि बॉडी एक कदम पीछे चल रही होती है। पहले इसका मूवमेंट होगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर बॉडी घूमेगी। अगर इसको डिलीवर्ड करवाना है LOT से,
लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसफर या राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसफर से, तो इसे 2 बार घूमना होगा, क्योंकि एक बार घूमकर यहां आएगा फिर डिलीवरी होगी। तो 1:8 प्लस 1:8 बराबर 2:8, इतना घूमना होगा। और कितना डिग्री एंगल घूमेगा? लगभग बेटा जी 90 डिग्री एंगल का मूवमेंट से करना होगा। लेकिन बॉडी कितनी घूमेगी? तो केवल 1:8। बॉडी केवल एक बार घूमती, क्योंकि बॉडी में एक कदम बॉडी पीछे रहती है, यह याद रखना है। दोनों में घुमाव होता है, या 2:8 घुमा है लेकिन 1:8 घूम पाई है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम डिलीवरी करा रहे हो पीछे से, बोले तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तो भाई से 3 बार घूमना होगा। हेड को 1:8 प्लस 1:8 प्लस 1:8, तो हो जाएगा 3:8। और कितना मूवमेंट होगा? 45, 45 और 45, तो 90, 90 और 45 कितने होते हैं? 90 और 45 135, 135 घूमेगा ये। लेकिन यह कितनी घूमेगी? तो याद रखिएगा, यह केवल 1:8 प्लस 1:8 ही घूमेगी बॉडी, क्योंकि एक कदम पीछे होती है, तो 90 डिग्री एंगल घूमेगी ये मात्र। क्लियर? या 2:8 इतना ही घूम पाएगी। समझ पा रहे हो? अगर तुम्हारी डिलीवरी तुम करवा रहे हो कहां से? दैट मीन्स ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर से, तो ये 4 बार घूमेगा भाई। 1:8 प्लस 1:8 प्लस 1:8 प्लस 1:8, बोले तो 4/8। और कितना मूवमेंट होगा? तो याद रखिएगा 90 और 90 180, 180 डिग्री का मूवमेंट होगा। लेकिन ये कितनी बार घूमेगी? तो ये 3 बार घूमेगा। 1:8 प्लस 1:8 प्लस 1:8 इज इक्वल टू 3:8, मतलब लगभग यह 135 डिग्री का घूर्णन करेगी। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब भी मूवमेंट होता है, ये याद रखिएगा, जब भी डिलीवरी होती है तो हेड एक कदम ज्यादा होता है। हेड और बॉडी के बीच में 45 डिग्री का घुमाव उपस्थित होता है। दोनों में जब भी घूर्णन होता है, घूमते हैं दोनों, तो दोनों के अंदर 45 डिग्री का हमें क्या देखने को मिलता है? और रोटेशन नेक और बॉडी के बीच में। क्लियर है? तो यह तुम्हें याद रखना होगा, इतना देखने को तुम्हें मिलेगा। यह इंटरनल रोटेशन कहलाता है। याद रखिएगा 45 डिग्री ट्विस्ट घुमाव प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड नेक, मतलब गर्दन और हेड एंड नेक या बॉडी, उसकी जो बॉडी होती है उसमें और हेड के बीच में 45 डिग्री का घुमाव हर बार मौजूद होता है। एक कदम हेड आगे होता है, एक कदम बॉडी पीछे होती है। यह हो गया तुम्हारा इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। तो ईद FICER। नेक्स्ट 5 नंबर पर ईद, फिशर ईद, तो दोबारा सी आया, सी बराबर क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब होता है फीटल हेड एक्सपोजर टू वल्वा या स्ट्रेच द वल्वा, बिल्कुल वल्वा के ऊपर आ जावे और से हेड को, यह अवस्था कहलाती क्राउनिंग। मतलब ऐसे सोचो, ये तो वल्वा है और इसके बिल्कुल कंप्लीटली ऐसा हेड दिखाई देने लग जाए, ऐसा लगे कि डिलीवरी बिल्कुल होने वाली है। ये हेड है अंदर वाला, यह है तो स्कल है बच्चे का, हेड है, और काला वाला जो लिखा है यह वल्वा है। इस अवस्था का नाम हम क्या दे देंगे? यह क्राउनिंग कहलाता है। क्लियर? एकदम विजुअलाइज होना स्टार्ट कर दे। यह क्राउनिंग होगा। फिर उसके बाद क्या होने वाला है? क्राउनिंग के बाद में ध्यान से देखिएगा, उसी आपको फॉर्मूला के आधार पर चलना है। सबसे पहले एंगेजमेंट, फिर डिसेंट, फिर फ्लैक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फिर देन
देन C फॉर क्राउनिंग, देन उसके बाद E फॉर एक्सटेंशन और R फॉर रेस्टिट्यूशन। क्लियर? तो आपका 5वें नंबर पे क्राउनिंग, 6ठे नंबर पे हो जाएगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ बॉडी, या तुम इसे बोल सकते हो डिलीवरी ऑफ हेड। समय डिलीवरी होगी, डिलीवरी ऑफ हेड आ जाता है, डिलीवरी ऑफ हेड। एक्सटेंशन से होती है, याद रखिएगा, हेड ऑफ बेबी डिलीवर्ड, हेड ऑफ बेबी डिलीवर्ड बाय फॉरवर्ड प्रेशर, फॉरवर्ड प्रेशर, क्योंकि जब बच्चे का हेड आ गया सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे तो डिलीवर्ड होगा। और डिलीवर्ड में क्या होता है, दो प्रेशर काम करते हैं। एक प्रेशर तो होता है जो नीचे की तरफ लगता है, यह होता है डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, और एक नीचे से लग रहा है, यह होता है अपवर्ड फॉरवर्ड प्रेशर, अपवर्ड फॉरवर्ड प्रेशर। तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अपवर्ड और बैकवर्ड। तो आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बच गया क्या, फॉरवर्ड प्रेशर। तो इससे डिलीवरी हो जाती है। क्लियर? याद रखिएगा, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड प्रेशर न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज एंड बेबी डिलीवर्ड बाय, बेबी डिलीवर्ड बाय फॉरवर्ड प्रेशर। बच्चे की डिलीवरी फॉरवर्ड प्रेशर से देखी गई है, तो यह जो बच्चा है वह डिलीवर्ड हो जाता है। क्लियर? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वापस, इट इज अपोजिट टू द फोर्थ स्टेज। इंटरनल रोटेशन था, उसी का अपोजिट है, अपोजिट टू फोर्थ, अपोजिट टू फोर्थ इवेंट। और फोर्थ इवेंट क्या था, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। उसी इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड का एकदम उल्टा होता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो तुमने ऊपर किया है उसका जस्ट उल्टा। क्लियर? दैट मीन्स रेस्टिट्यूशन के अंदर अपोजिट हो जाएगा फोर्थ स्टेज का, उसके बाद हो जाएगा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। जो घूमा था वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, मतलब उसके बाद पुनः ईडी आएगा, तो मैं बोलूंगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, रोटेशन ऑफ हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। क्लियर? नेक्स्ट होगा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ, तो एक्सटर्नली बाहर की तरफ तो कौन रोटेट होगा, हेड। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इसका मतलब होगा कि शोल्डर को एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आना है। सबसे लास्ट में फिर डिलीवरी ऑफ शोल्डर हो जाएगी, और एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी पहली होती है, पोस्टीरियर डिलीवरी बाद में होती है। क्लियर? इसका मेन कारण है, जैसे हेड डिलीवर्ड हुआ है वैसे शोल्डर डिलीवर करवाने के लिए हो रहा है। तो इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज है शोल्डर कम्स इन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर
इसके लिए ऐसा करते हैं। सबसे लास्ट में 9वें नंबर पर होगा ईद फीसर ई द, डी फॉर डिलीवरी ऑफ शोल्डर, डिलीवरी ऑफ शोल्डर, और डिलीवरी ऑफ शोल्डर में डिलीवरी ऑफ शोल्डर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं याद रखिएगा, पहला एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी फर्स्ट, देन पोस्टीरियर शोल्डर। तो पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, देन उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर तुम्हारा डिलीवर्ड होने वाला होगा। क्लियर? तो यह नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, लेबर की दूसरी अवस्थाओं में ऐसा ही कार्यक्रम चलता है। क्लियर? फिर इवेंट तीसरी, इवेंट ऑफ थर्ड स्टेज। तो इसके बारे में मैं तुम्हें जब मैं लेबर की स्टेज पढ़ाया तो उसी समय बता दिया था। इसमें होता है प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन, डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा, डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का नीचे की तरफ जाना, और सबसे लास्ट में होता है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर? दिस इज द मेन 3 स्टेजेस। लास्ट तो ऑब्जर्वेशन होती है, चौथी स्टेज तो केवल ऑब्जर्वेशन होती है। इवेंट ऑफ फोर्थ स्टेज, तो यहां पर हम क्या करते हैं याद रखिएगा, फोर्थ स्टेज में होता है केवल ऑब्जर्वेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है पहली और दूसरी अवस्थाएं, जहां तैयारी होगी फिर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, याद रखिएगा। अब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं हर स्टेज के दौरान। मैनेजमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज, मैनेजमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज। पहली स्टेज में क्या मैनेजमेंट करना है तुम्हें महिला का? अभी महिला डिलीवरी की तैयारी कर रही है, पहली स्टेज में है, सर्वाइकल डायलिटेशन होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले एम्बुलेशन करना है तुम्हें, महिला को घुमाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा, इस दौरान उसे लिक्विड देना चाहिए, लिक्विड डाइट आप दे सकते हैं इस दौरान। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसे देना होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसके अलावा यूज एसेप्टिक टेक्निक्स, एसेप्टिक टेक्निक आप इस्तेमाल करिए, बाउल एंड ब्लैडर केयर करिए, बाउल एंड ब्लैडर केयर, ब्लैडर केयर दोनों एम्पटी होने चाहिए, याद रखिएगा, दोनों एम्पटी होने चाहिए। आवश्यकता पड़े तो आप एनिमा भी लगा सकते हैं। मे यूज सॉप वाटर एनिमा, सॉप वाटर एनिमा आप लगा सकते हैं। अगर महिला प्रॉपरली स्टूल पास आउट नहीं कर पा रही है तो आप यह भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, फीटल हार्ट रेट, इसे रिकॉर्ड करना होगा इस दौरान, और इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए हर 15 मिनट पर, एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट पर आप जो फीमेल है उस महिला के अंदर क्या करने वाले हो, उसके बच्चे की हार्ट रेट को क्या करना होगा बेटा, रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर है? फर्स्ट स्टेज में बहुत काम की बात है यह, जो ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा महिला को पेन हो रहा होगा, इसके अलावा एक यहां पर आपको पार्टोग्राफ फिल करना होगा, पार्टोग्राफ यूज करना है, और आप यूज यहां दे सकते हो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन, आप पेन को कम करने के लिए दे सकते हो, याद रखिएगा। लेकिन
जब तक देना है व्हेन सर्वाइकल डायलेशन लेस देन 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर एनेस्थीसिया काम आता है, अगर 8 सेंटीमीटर से कम है तो हम यह सर्वाइकल डायलेशन के लिए से पहले, मतलब 8 सेंटीमीटर से कम सर्वाइकल डायलेशन है तो फिर आप ओपियोइड एनाल्जेसिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पहली और इम्पोर्टेंट स्टेप हो गई। फिर मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या करना होगा तुम्हें, तो जब महिला की डिलीवरी चल रही होती है, बच्चे की डिलीवरी, उसमें सबसे पहले मोटिवेट करना है उसे, मोटिवेट फॉर बियरिंग डाउन एफर्ट्स, बियरिंग डाउन एफर्ट्स, बियरिंग डाउन एफर्ट्स। उसे बोलो कि वह जोर लगाए। पुशस डाउन, सुना होगा आपने, पुशस डाउन, तो पुशस डाउन के लिए बोलना है उसे, ताकि वह फोर्स लगावे। और इसके अलावा रेस्ट करना है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराते हैं, बीच में रुकना होगा। रेस्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, एफर्ट्स के दौरान रुकना होगा, इसे रेस्ट भी करे ताकि ऑक्सीजन की दोबारा पूर्ति करवा सके। इसके अलावा अवॉइड प्रेशर ड्यूरिंग क्राउनिंग, अवॉइड प्रेशर, अवॉइड प्रेशर ड्यूरिंग क्राउनिंग। जब क्राउनिंग हो चुकी है तो क्राउनिंग के दौरान उसे थोड़ा आराम करना होगा, रुकना होगा। क्लियर? क्राउनिंग क्लियर। तो यह उसको विशेष ध्यान बरतना करना होगा यहाँ पर। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड करनी है आपको हर 5 मिनट में। वहाँ 15 मिनट बोला था, यहाँ 5 मिनट बोल रहा हूँ। हर 5 मिनट में आपको इसकी ये करनी होती है, फीटल हार्ट रेट चेक करनी है। इसके अलावा यहाँ पोजीशन देनी है, लिथोटॉमी पोजीशन। क्यों देना है? ताकि लिगामेंट की इंजरी ना हो, प्रिवेंट लिगामेंट इंजरी, प्रिवेंट लिगामेंट इंजरी, लिगामेंट इंजरी से रक्षा करने के लिए हम यह लिथोटॉमी पोजीशन प्रदान कर देते हैं। ये सब की सब चीज़ें आपको दूसरी अवस्था में काम में लेनी है। फिर स्टेज 3 आएगी, उसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज। यहाँ पर तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना है ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन का, कि प्लेसेंटा सेपरेट हुई कि नहीं हुई। इसके लिए क्या चेक करते हैं, इसके लिए तुम्हें देखना होगा लेंथ ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड। अगर अम्लाइकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ रही है नीचे की तरफ, इसका मतलब प्लेसेंटा सेपरेट हो चुकी है। लेंथ नीचे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब अभी तक क्या नहीं हुआ है, सेपरेट नहीं हुई है। इसके अलावा दूसरा, चेक फॉर रिटेन बिट्स, चेक फॉर रिटेन्ड बिट्स। रिटेन्ड बिट्स के लिए क्या चेक करना होगा, काउंट कोटिलेडॉन्स, काउंट कोटिलेडॉन, या प्लेसेंटॉम, कोटिलेडॉन और प्लेसेंटॉम को काउंट करना होगा इसके लिए, ताकि रिटेन बिट्स तो नहीं है। और यहाँ पर चेक करना होगा, चेक द इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, कहीं यूट्रस उल्टा तो नहीं हो गया है। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस भी चेक करना होगा। इन्वर्जन का मतलब इनर आउट ऑफ यूट्रस, इनर आउट ऑफ यूट्रस, कहीं यूट्रस
उल्टा तो नहीं हो गया है, अंदर का भाग बाहर और बाहर का भाग अंदर, इसको इन्वर्जन, इसे तुम्हें चेक करना होगा। यहाँ तुम्हें सॉक को चेक करना होगा, चेक फॉर सॉक, महिला सॉक में तो नहीं है, इसको चेक करना होगा। और इसके लिए तुम्हें क्या देखना होगा, बीपी और हार्ट रेट देखनी होगी। याद रखना है सॉक को सबसे पहले ट्रीट करना होगा, सॉक ट्रीटेड फर्स्ट। अगर महिला में शॉक है तो ये सबसे पहले ठीक होगा, याद रखिएगा। इन्वर्जन बाद में ठीक करना है, शॉक ट्रीटेड फर्स्ट एंड इन्वर्जन ट्रीटेड लेटर ऑन। इन्वर्जन ऑफ यूटीरस ट्रीटेड सेकंड। अगर दोनों अवस्था हैं तो पहले किसको ठीक करना है, शॉक को, बाद में ठीक करना है इन्वर्जन को, याद रखिएगा, वरना मर जाएगी इसके चक्कर में वो। और क्या चेक करना है यहाँ पर तुम्हें तीसरी अवस्था में, चेक यूट्रस को भी चेक करना है। अगर यूट्रस की दो अवस्थाएं हैं, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है इसका मतलब हार्ड होगा, और हार्ड इसका मतलब ये बता रहा है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो चुकी है, प्लेसेंटा सेपरेटेड। अगर आपने देखा और यूट्रस रिलैक्स्ड है, इसका मतलब यह है कि यह सॉफ्ट होगा, और इसका मतलब अभी प्लेसेंटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और सेपरेट नहीं हुई है। क्लियर, प्लेसेंटा नॉट सेपरेटेड, ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल प्लेसेंटा सेपरेशन की बातें मैं तुमसे पहले कर चुका हूं। आर्टिफिशियल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, उसमें फंडल प्रेशर, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। सबसे लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज, और इसमें चलता है कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्लियर, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, लगातार हम ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देते हैं। दिस द एंड ऑफ योर लेबर प्रोसेस। लेबर को हमने अलग अलग स्टेप्स में पढ़ा है। नॉर्मल लेबर क्या है, नॉर्मल लेबर क्या, टर्म्स क्या होते हैं, लेबर की स्टेजेस क्या होती हैं, कौन सी स्टेज का ड्यूरेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने दूसरे में बात किया कौन सी स्टेज में क्या क्या इवेंट घटित होते हैं, फिर कौन सी स्टेज में क्या मैनेजमेंट करते हैं। दिस इज द कंप्लीट लेबर। लेबर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पिपीरियम से स्टार्ट करेंगे लेबर की बात की अवस्थाएं। पिपीरियम के बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है जो नॉर्मल आता है पिपीरियम, उसके बाद डिसऑर्डरों पे चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पिपीरियम के साथ में। थैंक यू, आज क्लास में इतना ही।